नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास आई होप आप लोगों ने देखी होगी। लास्ट क्लास में हमने देखा था मौर्य काल का बेसिक पीवाईक्यू और ये मिक्स था। हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मौर्य काल का एडवांस लेवल का पीवाईक्यू क्या कहता है, कैसे प्रश्न आए थे, किस प्रकार से प्रश्न थे। ठीक है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। लगभग लगभग 70 से 80 क्वेश्चन का सेट है वो, तो उसको हम लोग आराम से देख लेते हैं। ये पीपीटी मैं अपलोड कर दूंगा, जस्ट लिंक भी डाल दूंगा इस क्लास के नीचे, और आप लोग आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और कभी मन किया रिवीजन करने का तो आप आराम से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक, ये आपके रियल एग्जाम में जो मौर्यन काल से प्रश्न आए हैं उसका बना हुआ है। एकदम पूरी तरीके से विस्तृत व्याख्या भी दिया गई है, और आपको थोड़ा सा हो सकता है टफ भी लगे। और इसमें मिक्स है, पिछले वाली पीवाईक्यू में हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस पीवाईक्यू में भी हो, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, पहला प्रश्न उठाते हैं और देखते हैं क्या कहता है। पहला ही प्रश्न कह रहा है कि कंगन हाली में मिली मूर्तिकला और रायनो अशोकन नाम किस राजा का है। कंगन हाली में मिली मूर्तिकला पर रायनो अशोकन नाम किस राजा का है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कौन हो सकता है, अशोक। अशोक। व्याख्या, कंगन हाली की शिला पर राजा अशोक ब्राह्मी लिपि में अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मूर्तिकला सम्राट अशोक से संबंधित है। अब ध्यान रखना है कि अशोक के या अशोक से संबंधित, अशोक से संबंधित लगभग मूर्ति कलाओं पर अगर कुछ भी लिखा है तो वो किसमें लिखा होगा, मैक्सिमम टाइम ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, में अंकन देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। ठीक, प्रश्न संख्या दूसरा है कि इलाहाबाद स्तंभ की लेखनिका किस शासक से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ बहुत फेमस है, यूपी पीसीएस का ये फेमस टॉपिक है। यूपी पीसीएस का ये फेमस टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न लगभग हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होते रहते हैं। तो महापद्म नंद, चंद्रगुप्त, अशोक या समुद्रगुप्त। अब एक है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक, और एक है इलाहाबाद स्तंभ। दोनों में अंतर बताना है। प्रयाग स्तंभ मूलतः अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उसी पर अंकित की गई। क्या की गई, उसी पर ही अंकित की गई है। तो इलाहाबाद स्तंभ आता है या फिर प्रयाग, दोनों एक ही है। ठीक है, इस पे किसका किसका अंकन है ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आता है स्पष्ट समुद्रगुप्त तो समुद्रगुप्त सही होगा। और अशोक आता है और उस वहां समुद्रगुप्त नहीं रहता है, तो
अशोक होगा, नहीं तो अगर समुद्रगुप्त आता है तो सबसे पहले समुद्रगुप्त सही होगा। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या वासुदेव कण्व ने की। अंतिम कर्ण राजा को सातवाहन ने पराजित किया। तो इसमें सबसे पहला है कि अंतिम मौर्य राजा की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की। ठीक, और आगे चल के ये प्रधानमंत्री था मौर्य साम्राज्य का, कौन? पुष्यमित्र शुंग क्या था? प्रधानमंत्री था, और इसी ने हत्या कर दी राजा की। हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना। पहला सही है। दूसरा कि अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या वासुदेव ने की, और अंतिम कर्ण राजा ने सातवाहन को सातवाहन ने पराजित किया। तो हमारा पहला क्लियर है, क्योंकि ये दोनों हम उतना सही से अभी पढ़े नहीं है, आगे मौर्योत्तर काल की घटना है, लेकिन प्रश्न में ये दे चुका है पीवाईक्यू में, तो इसलिए इसका क्या है हम बता देते हैं डायरेक्ट कि इसका सभी ऑप्शन सही है। व्याख्या तीनों कथन ऐतिहासिक रूप से सही है। मौर्य शुंग और कर्ण वंशों का पतन इसी क्रम में हुआ था। अब कह रहा है कि दिए गए मानचित्र में दिखाया गया साम्राज्य किस मौर्य राजा के शासन के हाँ के अंत का है। अब मानचित्र यहाँ डाउनलोड नहीं है, ठीक है, लेकिन इस मानचित्र में आपको बताना है ये साम्राज्य किसका है। यह है मौर्य काल का, और ये विस्तृत साम्राज्य किसका है आपको बताना है, ये वाला जो मैंने घेर दिया है। मुख्यतः ये माना जाता है अशोक के अंतिम चरण का। ठीक है, पांच के निम्न युग्मों में से कौन से सही मेल खाते हैं? लोथल प्राचीन डॉकयार्ड हमने देखा था, ये तो पहला आपको मिला लेंगे। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी दूसरा सही है, पहला भी सही है। राजगीर अशोक का सिंहासन, नालंदा बौद्ध अध्ययन केंद्र। तो चौथा भी क्या है? सही है, लेकिन तीसरा सही है, राजगीर अशोक का सिंहासन। ये ऑप्शन आपका गलत है, हमारा पहला दूसरा चौथा क्या है? सही है। राजगीर अशोक का सिंहासन स्थल नहीं था, जबकि अन्य तीन युग्म सही है। ठीक, छठवां है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों में सामाजिक समरसता धार्मिक भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है। कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में सामाजिक समरसता धार्मिक भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण दिखाई गई है। तो हमने देखा था कि अशोक मैक्सिमम टाइम किसकी बात करता था? सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भावना, इन सभी की बातों में। तो कथन एक सही है, अशोक धर्म प्रचार से अधिक समानता फैलाने में विश्वास रखते थे। तो इसका क्या होगा? अशोक धर्म प्रचार से अधिक समानता फैलाने में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो आर है यानी कि जो आपका कारण है वो कथन ए का क्या करता है? सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक, अशोक ने सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान और सामाजिक सद्भाव पर बल दिया था। हमने जस्ट पीवाईक्यू के पहले और दूसरी उसके दूसरी क्लास में, पीवाईक्यू से पहले दूसरी क्लास में जाएंगे तो आपको मैं पढ़ाया हूँ, देख सकते हैं। अशोक के किन शिलालेखों में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ओवरऑल कह दे कि अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के साम्राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है? तो प्रथम और दसवां, प्रथम और ग्यारहवां, द्वितीय और तेरहवां, और द्वितीय और तृतीय। तो आप देख ये याद रखिएगा कि द्वितीय और तृतीय में, अशोक के द्वितीय और तृतीय यानी कि सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों में आपको इन शिलालेखों में दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख
मिलता है। तो किसमें? द्वितीय और तृतीय में। ठीक है। अशोक का व्यक्तिपरक नाम राजा अशोक किस शिलालेख में मिलता है? इसके लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कि कौन सी अभिलेख है। ठीक है, तो वो है मास्की। अशोक के पत्थर स्तंभों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये अत्यधिक पॉलिश्ड है, ये एकल शिला से निर्मित थे, सपाट ऊपर संकुचित है, ये किसी इमारती हिस्सा नहीं है। ये किसी भी इमारती का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये किसी इमारत से जुड़े नहीं है। ठीक है, मतलब तो ये गलत है। ये ऊपर संकुचित थे, यानी कि सॉफ्ट ऊपर संकुचित थे। तो ये वाला हिस्सा है, ये कह रहा है कि संकुचित था, मतलब एक तरीके से ये छोटा था, यहाँ कुछ रखा नहीं गया था। तो ये गलत होगा। ठीक, क्योंकि जो मौर्य काल का आप देखेंगे जितने भी स्तंभ बने हैं उन पे कुछ ना कुछ ऊपर बना ही बना है। तो ये क्या होगा? गलत होगा। संकुचित नहीं थे, ये नुकीले और स्पष्ट रूप से एक नुकीले और स्पष्ट रूप से लंबे व कलाकृति से सुसज्जित थे। अशोक अपने अभिलेखों में स्वयं को सामान्यतः किस नाम से संबोधित करते? तो वो क्या था? प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी। तो इसमें क्या है? देवानाम प्रिय। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे दो नाम देखने को मिलता है, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी। तो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम इसके जो उल्लेख मिला वो है, नाम मिला है देवानाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय। अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को देवानाम प्रियदर्शी कहा है। ठीक, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर से हुई संधि में क्या हासिल किया? पुरानी ग्रीक गठबंधुता, बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और विवाह संबंध, ये हो गया। 500 युद्ध हाथी और सपेंडा राज्य खोया। जो तक्षशिला के उधर का था, ईरान के आसपास का क्षेत्र, उधर उसको क्या हुआ कि हार गया। संधि के तहत चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र प्राप्त हुए। ठीक, हुई संधि में बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और विवाह संबंध स्थापित हुआ था किसकी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से, हेलेना। ठीक, सम्राट अशोक मौर्य के पिता कौन थे? ये तो सिंपल सा कि बिंदुसार। मौर्य शासक बिंदुसार को यूनानी स्रोतों में किस नाम से जाना जाता है? हमने क्लास में बताया था कि अमित्रोचेट्स, यानी कि अमित्रघात, दुश्मनों का अंत। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने अंततः किस धर्म को अपनाया था? ये भी देखे थे कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में जाकर, कर्नाटक, जैन धर्म से संथारा अपना लेता है। ठीक है, यानी कि जैन धर्म। अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा में कौन सा क्षेत्र शामिल था? अशोक के साम्राज्य में दक्षिणी सीमा में कौन सा शामिल था? तो कोलंदर, केरल का क्षेत्र। प्रश्न का आंसर है कि अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो कोलंदर, केरल का क्षेत्र था। अशोक का प्रभाव दक्षिण भारत के केरल क्षेत्र तक था।
लुम्बिनी स्तंभ लेख किस देश में स्थित है? भारत, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। लुम्बिनी स्तंभ लेख का नाम बताएंगे। एक फेमस है, का नाम क्या है? लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थित है और बुद्ध जन्म स्थान का माना जाता है। ठीक। निम्न अशोक स्तंभ शीर्षों में से कौन सा जोड़ा गलत है? सारनाथ चार से, रामपुरवा बैल, सकंसा घोड़ा, लौरिया नंदनगढ़ सिंह। हमने बताया था इसका भी कहाँ से क्या मिला था, कौन से स्तंभ लेख पर से कौन से जानवर या कौन से प्रमुख कलाकृतियों का उल्लेख उस पर देखने को मिलता है। तो संकिसा से घोड़ा, तो संकिसा से सिंह स्तंभ शीर्ष पर हाथी था न कि घोड़ा था। तो सी क्या है? गलत आंसर है। संकिसा से घोड़ा नहीं था, उस पे क्या था? हाथी था। ठीक। बाकी सारनाथ में हमने देखा था शेर था, रामपुरवा में बैल था, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह था। ये बिहार में है, ये भी बिहार में है और ये भी यूपी में है। संकिसा कहाँ है? ठीक। इससे क्या मिला था? हाथी मिला था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध विराम के बदले में क्या दिया था? सेल्यूकस ने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को क्या दिया था ये याद रखना। तो 500 युद्ध हाथी। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? अशोक ने जब लिया था क्या, राज्याभिषेक, अशोक के राज्याभिषेक के 7 से 8वें वर्ष। कौन से 8वें वर्ष ये युद्ध हुआ था? तो अशोक ने कब लिया था? अशोक के 8वें वर्ष। ठीक है। तो 269 BC में अशोक ने क्या लिया था? अपना राज्य ग्रहण किया था और उसके बाद 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के किस स्थान की मूर्ति है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के, ठीक है, किस स्थान की मूर्ति है? तो कहाँ की है ये बता। सारनाथ, हमने देखा था कि सारनाथ जो से जो अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक है, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ठीक। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा या लिपि में लिखे हैं? तो हमने बताया था कि ब्राह्मी, पाली या फिर कौन सी, वो था प्राकृत ब्राह्मी। कंफ्यूजन नहीं होता, प्राकृत ब्राह्मी। 3 क्रम बनेगा। ब्राह्मी और खरोष्ठी, प्राकृत। ठीक। और पाली। पाली मुख्यतः बौद्धों की भाषा थी। प्राकृत तीनों धर्मों की भाषा थी। खरोष्ठी मुख्यतः अशोक ने यूज किया था, और ये भी अशोक ने यूज। ठीक। और इसमें तीनों धर्मों के साथ साथ अशोक। अशोक ने सभी चारों का यूज किया, ब्राह्मी, खरोष्ठी, प्राकृत, तो पाली का, लेकिन मुख्य रूप से प्राकृत और ब्राह्मी का। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये तो जी क्वेश्चन है, ये एसएससी वगैरह का उठा के दे दिया है। महापद्म नंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष पराजित किया था? तो आपने देखा था कि 321 BC में चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। अशोक का प्रियदर्शी शीर्षक किसका पर्याय था? देवानाम प्रिय। किसका? देवानाम प्रिय। महाबोधि मंदिर बोध गया में प्रथम किस मौर्य सम्राट ने बनवाया था? महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है, उसको किस शासक ने बनवाया था?
चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य या नंद? तो सबसे पहले आएगा कौन सा? अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध की विभीषिका के बाद किस धर्म का प्रचार किया? तो वो था बौद्ध धर्म। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन समाज की क्या विशेषता बताई गई है? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन समाज की क्या विशेषता बताई गई है? जन्मजात गुलामी, सात जाति व्यवस्था और दासता का अभाव, शूद्र वर्ण सर्वोपरि, केवल जाति का वर्गीकरण। हमने देखा था कि मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बताया था, और ये भी बताया था कि दास प्रथा का थोड़ा कम है यहाँ पे, ठीक। लेकिन ये भी होगा, जाति व्यवस्था और दास प्रथा का अभाव, ये सही आंसर होगा। लेकिन अगर अन्य से किसी से आता है तो मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, ध्यान रखना है, दास प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस संबंध में लिखा गया ग्रंथ है? हमने बताया था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किन भाषा में राजनीति, अर्थनीति और शासन की बात करता है। पाटलिपुत्र पर मौर्य काल में शासन करने वाला संस्थापक शासक कौन था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, सम्राट अशोक या राजा भोज? पाटलिपुत्र पर मौर्य काल में शासन करने वाला संस्थापक शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न को घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया है। इंडिका और मुद्रा राक्षस दोनों में कौन सा विषय उल्लेखित है? कौटिल्य का वर्णन, मौर्य सम्राट, 7 वर्ण व्यवस्था या फिर एकल कुलीनता? इंडिका और मुद्रा राक्षस दोनों में मौर्य साम्राज्य और 7 वर्णों की व्यवस्था की बात करता है, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त। दोनों ग्रंथों में समाज की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अच्छा ठीक है, ही सही होगा, क्योंकि बस ये पूछा है कि इंडिका और मुद्रा में किस विषय का उल्लेख मिलता है, न कि किस साम्राज्य का या किस साम्राज्य के बारे में या किस साम्राज्य की सामाजिक स्थिति की। तो बस इसमें समाज की वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। मुद्रा राक्षस और इंडिका में तो 7 वर्ण व्यवस्था की बात करता है। मौर्य शासनकाल में अशोक के पत्थर स्तंभ अभिलेख किस उद्देश्य से थे? जल संचालन, पूजा गृह, धर्म प्रचार या सामरिक उद्देश्य? तो वो क्या था? धर्म प्रचार, सामरिक उद्देश्य। दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक। अशोक ने अपने धर्म संदेशों में प्रचार के लिए स्तंभ अभिलेख स्थापित, धर्म संदेशों के प्रचार के लिए क्या किया था? स्तंभ अभिलेख स्थापित किया था, करवाया था। अगर यहीं आ जाता कि सार्वजनिक सामरिक उद्देश्य की जगह, सार्वजनिक उपदेश को क्या करना? लोगों में बनाना, या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन। तो ये सही होता, लेकिन यहाँ क्या है? धर्म प्रचार। अशोक के प्रसिद्ध वैराग्य लीला ग्रंथ में किसकी तपस्या का वर्णन है? अशोक के प्रसिद्ध इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन तप और त्याग का वर्णन मिलता है। किसमें? वैराग्य लीला, अशोक के काल की प्रसिद्ध रचना थी ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य काल में मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक ने बोधगया में बोधि वृक्ष के पास क्या बनवाया था? महाबोधि स्तूप, झांझर मठ, सुनहरा मंदिर या कुएं की बावड़ी? तो वो था महाबोधि स्तूप। अशोक ने धम्म यात्रा की शुरुआत कब की? 8वें वर्ष, 11वें वर्ष या 5वें वर्ष या 15वें वर्ष? तो 11वें। अशोक ने अपने शासन के 11वें वर्ष क्या किया था? धम्म यात्रा प्रारंभ की थी। 8वें वर्ष क्या किया था? कलिंग युद्ध, उससे वो प्रभावित होकर क्या किया था? धम्म उपदेशों का प्रचार किया, ठीक। उसके 11वें वर्ष इसने धम्म यात्रा का प्रारंभ किया। पाटलिपुत्र के निकट कौन सी कारीगरी मौर्यकालीन मानी जाती है? लोथल डॉक या सारनाथ लायन कैपिटल, बाराबर गुफाएं या पुष्कर स्तूप? तो पूछ रहा पाटलिपुत्र के निकट, ठीक है तो ये भी और ये भी।
नहीं ये नहीं है, तीसरा नहीं है, ये दोनों है। लेकिन इन दोनों में ये पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र के निकट, तो पाटलिपुत्र के निकट पड़ेगा बिहार में ही, बराबर की गुफाएं। मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण मंत्र कौन सा था? ओम सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, या धर्म ही विजय? तो वो था धर्म ही विजय, धर्म की विजय। अशोक के काल के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन किसके कारण प्रारंभ हुआ? अशोक के काल के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन किसके कारण प्रारंभ हुआ? ठीक है, इसमें सिंपल सा है, तो अहिल्याबाई ये तो होंगे नहीं, विक्रमादित्य ये भी नहीं, बाबर ये भी नहीं, तो बचा कौन? पुष्यमित्र शुंग, इनका प्रधानमंत्री। ठीक। अशोक मौर्य को सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा शीर्षक दिया जाता है? धर्मचक्र, अशोक स्तंभ का सिंह, देवानाम प्रिय, या चार अश्व? तो वो देवानाम प्रिय प्रियदर्शी है। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कर किस पर लगाया जाता था? कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कर किस पर लगाया जाता है? व्यापार, भूमि उत्पाद, उद्योग, या मत्स्य पालन? तो उस समय मौर्य साम्राज्य कैसा था? कृषि प्रधान समाज था, कृषि पर आधारित साम्राज्य। ठीक, तो मुख्यतः किस पे लगेगा ये? भूमि उत्पादों पे लगेगा। ठीक। 41 कह रहा है कि अशोक के साहित्य स्रोत में कौन सा ग्रंथ उल्लेखित नहीं है? तो कौन कौन सा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका, और महावंश। महावंश किसका है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, न कि, ठीक है, और एक श्रीलंकाई ग्रंथ है महावंश और दीपवंश, ध्यान रखना है, न कि मौर्यकालीन ग्रंथ है। ठीक। अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा नहीं मिलती है? प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी, या संस्कृत? तो अशोक के भाषा में हमने अभी जस्ट बताया कि अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी मिलती है। पाली, ठीक, खरोष्टी, ब्राह्मी, और प्राकृत। आपको संस्कृत देखने को नहीं मिलते, तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। अशोक के धर्म संदेशों में कौन सा विचार प्रमुख है? ठीक, अहिंसा और समभाव, जाति व्यवस्था का उल्लंघन, केवल राजा की पूजा, या फिर ऊंच नीच का भेदभाव? तो अशोक ने क्या कहा था? कि अहिंसा का पालन करो, बिना कारण किसी की हत्या नहीं करो, बिना कारण किसी से युद्ध ना करो, इन सभी के बारे में। ठीक। सभी में सामाजिक सद्भावना का प्रसार होना चाहिए, इस प्रकार से अशोक ने बताया था। तो क्या होगा? अहिंसा और समभाव की बात करता है। अशोक ने अपने अभिलेखों में सभी जातियों और संप्रदायों के प्रति समानता एवं अहिंसा का संदेश दिया है। अशोक के पत्थर अभिलेखों में कौन सी संख्या का उल्लेख किया गया है? पत्थर अभिलेख की बात करता है, अशोक के पत्थर अभिलेख में कौन सी संख्या की बात की गई है? ठीक है, तो प्राचीन ग्रीस के 500 सिक्के, नहीं, 500 हाथी, राजस्व का 1/6 भाग, या कुल 84,000 बुद्ध स्तूप? कुल 84,000 बुद्ध की बात करें तो ये भी गलत है, राजस्व का 1/6 ये भी गलत है, ग्रीस के 500 सिक्के ये भी गलत है। 500 हाथी की बात किया है, कौन सा? पत्थर अभिलेख अशोक की। ठीक है। मौर्य साम्राज्य पतन के बाद किसका उदय हुआ? हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन आता है? शुंग वंश। अशोक स्तंभों पर प्रदर्शित पशुओं में कौन सा सबसे कम मिला है? अशोक स्तंभों में प्रदर्शित पशुओं में सबसे कम कौन मिला है? सिंह, हाथी, बैल, या घोड़ा? सबसे अधिक उल्लेखित जो वस्तु है वो कौन कौन से हैं? ये तीन है। सबसे कम किसके उल्लेख मिलता है? वो घोड़ा का। तो ये क्या होगा? तो सबसे कम उल्लेखित पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा घोड़ा, इसका सही आंसर। अशोक की प्रियदर्शी शीर्षक का प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? मास्की, कैलाश, कलसी, लोधा, या डारगा? तो वो है मास्की, हमने देखा था। मौर्यकालीन अशोक के स्तंभ के सिंह शीर्ष को किसने खोजा था? किसने खोजा था? आपको बताना है। अमतुल्ला शेख, ए ओ ओटल, स्कॉटिश आर्मी, या अशोक ने स्वयं? अशोक स्वयं थोड़ी चले आएगा। ठीक, तो वो है ए ओ ओटल, ए ओ ओटल, बी इसका सही आंसर है। सारनाथ सिंह यानी कि शीर्ष की खोज ए ओ ओटले ने
1905 में की थी। और सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने, कब? 1853। अशोक के अभिलेखों का कूटन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। अशोक ने किसे धर्म की विजय कहा है? कलिंग, मगध, संपूर्ण साम्राज्य में धर्म प्रचार, या कोलदर? तो संपूर्ण साम्राज्य में धर्म प्रचार को ही अशोक ने क्या माना है? धर्म की विजय माना है। ठीक है। 50 क्या था कि पाटलिपुत्र पर मौर्य वंश के अंत में किस शासक की हत्या हुई थी? पाटलिपुत्र पर मौर्य वंश के अंत में किस शासक की हत्या हुई थी? तो वो कौन था अंतिम शासक? बृहद्रथ। ठीक। अशोक कालीन समय में किस धर्म को विशेष संरक्षण मिला? तो वो कौन सा था? बौद्ध धर्म था। ठीक है। अशोक के काल में बौद्ध को मिला। ठीक है। वहीं हम देखेंगे बिंदुसार आजीवक धर्म का था। और जैन धर्म का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के धर्म शिलालेखों में स्वाध्याय को बढ़ावा किसके माध्यम से दिया गया है? स्वयं अशोक, धर्म सभा, संप्रदाय, निगम? तो वो क्या था? धर्म सभा के माध्यम से। ठीक। और इस धर्म सभा को कहते थे धम्म सभा। धम्म सभा। अशोक के समय शासन सिद्धांत के रूप में किसे महत्व दिया गया? परोपकार, राजधर्म, पंचशील, या फिर शिक्षा राज्य? तो हम देखेंगे कि हमारे वर्तमान भारतीय जो गणराज्य है उसमें पंचशील का सिद्धांत लिया गया है। कहाँ से? बौद्ध धर्म से। और यही अशोक की भी थी, पंचशील। ठीक। अशोक ने अहिंसा, सत्य, दया और करुणा जैसे सिद्धांतों को अपनाया था, जिनको पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? कलिंग, कोलंदर, पाटलिपुत्र, या सुदामा? तो वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र हमने देखा था। अशोक के स्तंभ लेखों में ग्रीक का अरामिक भाषा कहाँ पाई गई? केवल प्रणिधान, सभी लेखों पर, पश्चिमोत्तर के कुछ लेखों पर? अशोक ने देवानंद किसे कहा था? स्वयं को। ये 3-4 बार आ चुका है, कि हो सकता है कई बार कई एग्जामों में आया हो। अशोक ने अपने शासनकाल के लगभग कितने स्तंभ स्थापित करवाए थे? अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग कितने स्तंभ स्थापित करवाए थे? तो एक, 40 से अधिक। अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक स्तंभ स्थापित करवाए गए। ठीक। जिसमें से 40 से अधिक है, और कुछ अभिलेखों पे हमने क्या किया, हम जिनको हम पढ़ सके हैं। महापद्म नंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव कब डाली? तो वो था 321 पे। अशोक ने किन संगम राज्यों का उल्लेख अपने अभिलेखों में किया? तो वो थे कलिंग, गौड़, विदेह, पाटलिपुत्र, चोल, पांडाद, कुलंधर, मलालय? तो वो क्या था? चोल, पांड्य, केरलीपुत्र, सारेपुत्र, ये सब। अशोक के अभिलेख में दक्षिण भारत में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र आदि राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें? अशोक के अभिलेखों में। ठीक है। अशोक के धर्म प्रचार में किस विचार को विशेष महत्व दिया गया है? कृष्णानंद पूजा, आमदान, शिला पूजन, या पंचशील बुद्ध? तो वो था पंचशील बुद्ध। का मतलब था नैतिक जीवन, दया, सत्य, अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार किया गया है। ठीक। अशोक के पत्थर अभिलेख प्रमुखतः कहाँ उत्कीर्ण किए गए थे? सभी नगरों में, जैन तीर्थों पर, प्रमुख धार्मिक और प्रशासनिक स्थलों पर, या केवल पहाड़ियों पे? तो हमने देखा था कि नगर के कनेक्टिविटी पॉइंट पे जो प्रमुख हो, किस रूप से? व्यापारिक, धार्मिक, प्रशासनिक। ठीक। इन तो क्या है? धार्मिक प्रशासनिक स्थलों पर। ठीक थी। 62 की अशोक की मूर्तियों में चंद्रमा के साथ कौन सा पशु दर्शाया गया है? सिंह, हाथी, बैल, घोड़ा? तो अशोक के मूर्तियों में चंद्रमा के साथ दर्शाया गया है बैल। अशोक ने स्वयं को किस उपाधि से संबोधित किया? देवानाम प्रिय, ये भी क्वेश्चन। अशोक ने
कि किस पुत्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो हमने दो, एक महेंद्र और संघमित्रा, तो यहाँ महेंद्र होगा सही ऑप्शन, बिना देखे आप कर सकते हैं। अशोक ने बोध गया शिलालेख में किसका स्मरण किया है? बौद्ध तीर्थ, कोलंदर, महात्मा बुद्ध या स्वयं के कार्यों का? तो वो क्या था? स्वयं के कार्यों का। ठीक, बोध गया अभिलेख में अशोक ने अपने धार्मिक कार्यों का उल्लेख किया है। अशोक के शासन की प्रमुख नीति क्या थी? दंड नीति, सत्य नीति, छंद नीति या पंचशील? तो वो क्या थी? पंचशील यानी कि धम्म नीति। ठीक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, कलिंग, पाटलिपुत्र या रत्नामल? तो वो था पाटलिपुत्र। अशोक की सरकार ने किस नीति को विशेष महत्व दिया? दंड नीति, दया नीति, सत्य नीति, अहिंसा नीति? वो क्या था? अहिंसा की नीति को। अशोक के अश्वमेध घोड़ों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ये नया है आपके लिए। तो अश्वमेध घोड़े का पुरंदर, सत्यपुत्र, रुमिंदे या उदगोला? तो वो था रुमिंदेई अभिलेख में। ठीक है, रुमिंदेई अभिलेख लुम्बिनी से संबंधित है और इसमें अशोक की धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें सबसे पहला क्या है? एक तरीका अश्वमेध घोड़े का उल्लेख, तो यानी कि अश्वमेध यज्ञ इसने भी किया था। 70 और अंतिम क्वेश्चन है कि अशोक के समय समाज में कौन सी व्यवस्था प्रमुख थी? 9 वर्ण व्यवस्था, 7 वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण या फिर 18 वर्ण? तो हमने देखा कि मेगस्थनीज मौर्य काल में था, विशाखदत्त भी लगभग उसी कालखंड में थे। तो लेकिन फिर भी मौर्य काल में कौन सी व्यवस्था उत्पन्न थी? वही प्रमुख रूप से 4 वर्ण। ठीक। लेकिन अगर 7 भाग में समाज बटा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 4 वर्ण व्यवस्था सी की सही आंसर है। तो ये लगभग लगभग वन लाइनर और कुछ ऐसे थे, तो थोड़े से यूपीएससी के 2-4 प्रश्न थे। तो ये क्लास यहीं तक लगभग 70 पीवाई की हो गई है मौर्य काल से। तो अब जो क्लास होगी वो होगी मौर्य काल की प्रैक्टिस सेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है जैसा ये है, प्रैक्टिस सेट इससे टफ होगा थोड़ा सा। ठीक। और उसमें 10-15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपके 100 क्वेश्चन का सेट है, बाकी आप खुद ही उससे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज तक के लिए इतना, बाकी इसको बस आप लोग मिला के दे सकते हैं लास्ट वाली क्लास को, इसमें भी 2-4 क्वेश्चन दोनों में मिक्स हो गया है बनाते समय। ठीक है, तो दोनों पीवाईक्यू है, एक बेसिक है, ये थोड़ा सा कोर है जिसमें कोई अलग से प्रश्न नहीं है। पहले वाले में 1-2 प्रश्न इधर उधर हो गया है, लेकिन इसमें कोर पीवाईक्यू है। ठीक है, सभी छोटे बड़े एग्जामों का संकलन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए।